स्क्रीन दिख पा रही है आप लोगों को? ओके ओके, ठीक है, अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस की। और इकोसिस्टम को तो हालांकि आप लोग जानते हैं, होम्योस्टेसिस के बारे में मैं आपको सिंपल अगर हम इसको बताएं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। जो इकोसिस्टम है वो जैसा होता है वैसा ही बना रहता है, दैट इज स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी होती है उनके पास। और इस स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं, वो अपन को आज इस क्लास में डिस्कस करनी है। तो इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है कि लंबे समय तक इकोसिस्टम अपने आप को एक जैसा मेंटेन रख पाते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है होम्योस्टेसिस। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी को या बॉडी का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है उसको बिल्कुल एक समान मेंटेन करके रख लेते हैं, उसके लिए ये होम्यो वर्ड यूज होता है। लेकिन हम इसको इकोसिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस का मतलब लंबे समय तक इकोसिस्टम स्टेबल बना रहेगा। और लंबे समय तक स्टेबल बना रहेगा इसका मतलब ये है कि एक लंबे टाइम तक, एक लंबे समय तक उसमें ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लॉन्ग टाइम तक। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो हम अगर एक टाइम इंटरवल के बाद देखें, तो टाइम इंटरवल के बाद में भी हमें वो इकोसिस्टम पहले जैसा था वैसा ही हमें दिखाई देता है, उसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस हमें नहीं मिलते हैं। तो हम सिंपली कह देते हैं कि इकोसिस्टम में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, वो स्टेबल है। और इस चीज़ के लिए एक दूसरा वर्ड और यूज कर सकते हैं, वो रहता है कि टाइम इंडिपेंडेंट। तो एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि जो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी या इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस या लंबे समय तक इकोसिस्टम का एक जैसा बना रहना जो होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। टाइम का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे ऊपर टाइम का असर पड़ता है, हम टाइम के साथ में हमारी एजिंग होती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। लेकिन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो टाइम इंडिपेंडेंट है। और टाइम इंडिपेंडेंट होने का मतलब उसके ऊपर टाइम का कोई भी असर है वो नहीं पड़ेगा। और टाइम का कोई भी असर नहीं पड़ेगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जब चेंज नहीं आएगा तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर या जो भी कंपोनेंट हमने लिए थे या जो भी उसमें पाया जाता है वो सेम मेंटेन रहेगा, वो लंबे समय तक वैसा ही बना रहेगा। दिस इज स्टेबिलिटी। तो देखा जाए तो हम केवल इतनी सी बात करेंगे कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी क्या चीज होती है, इकोसिस्टम की होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, और कैसे कोई इकोसिस्टम अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख पाता है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो अरे आप में से माइक किसका ऑन आ रहा है? आप माइक ऑफ कर लीजिए बेटा ना। तो पीछे की जो क्लासेज हमारी हुई थी वो सभी क्लासेज अब हमें यहाँ काम आएंगी और सबको हम यूज करके यहाँ पे हमारी बातों को समझेंगे कि इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो चीजें हैं उनको मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ कि हमारे पास इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जितना भी लिविंग मटेरियल, और उसके बाद में एनवायरनमेंट है जिसमें जितना भी नॉन लिविंग मटेरियल है वो सब प्रेजेंट है। तो इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ये सब प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें लिविंग कंपोनेंट की, तो लिविंग कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स आ जाएंगे। और कंज्यूमर्स की आप बात करें तो इसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स ये सब आ जाएंगे। और साथ में यहाँ पे जो डिट्राइटोवोर्स और डिकम्पोजर्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है उसमें ये सारा इंक्लूड है, प्रोड्यूसर से लेकर के इतना सारा उसके अंदर इंक्लूड है। और जैसे हमारा दूसरा एनवायरनमेंट का पार्ट था, तो एनवायरनमेंट के अंदर हमने स्टार्टिंग में बातें की थी कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं,
और उन फैक्टर्स के लिए हम कह सकते हैं कि देयर आर एन फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेनफॉल, पीएच, सॉइल पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब एनवायरनमेंट बनाती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, वन बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एनवायरनमेंट। जैसा कि हम ये पिछले क्लास में बिल्कुल जान पा रहे थे, हमने सारा ये डिस्कस भी कर लिया है कि लिविंग कंपोनेंट कैसे ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज करके अपनी फीडिंग हैबिट की वजह से वो चेन्स बनाते हैं और वो वेब्स बनाते हैं, उसके अंदर कैसे वो अपना एनर्जी ट्रांसफर या फूड लेने का उनका तरीका, मिनरल्स है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में, वो सब चलता रहता है। लेकिन जो एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक होता है। एनवायरनमेंट की कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती, यानी कि एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनेमिक होता है, स्टेबल नहीं होता है। अब आप थोड़ा सा गौर देंगे, यहाँ से हमारी बातें स्टार्ट हो रही हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डायनेमिक, वो स्टैटिक नहीं है, स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। कैसा है, नॉट स्टेबल, अनस्टेबल है वो। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, कि इकोसिस्टम अपने आप को स्टेबल कैसे रखता है, हम इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। और इकोसिस्टम के अंदर हमने दो चीज़ ली, पहला हमने कहा कि एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए हमने क्या कह दिया कि एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, ये तो अनस्टेबल है, नॉन स्टेबल है, अनस्टेबल है। और इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर रहे हैं कि ये डायनेमिक है, ये हिलता है, इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये डायनेमिक है। तो पहली चीज एनवायरनमेंट, और ये स्टेबल नहीं है, पहली बात हो गई। दूसरी चीज इसमें होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इसी का पार्ट है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमने कह दिया था कि हर्बीवोर से लेकर के टॉप कंज्यूमर ये आ जाएंगे, साथ में यहाँ पे डिकम्पोजर्स और डिट्राइटोवोर्स आ जाएंगे, और इन सब के मिलने से एक पूरा ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और इस ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे हम किसी को भी ले लें, हर्बीवोर भी स्टेबल नहीं है, ये भी अनस्टेबल, इसमें भी ग्रोथ होती है, चेंजेज आते हैं, हर ऑर्गेनिज्म ऐसा ही है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ग्रोथ एंड चेंजेस। तो उन सब में ग्रोथ भी हो रही है, उन सब में चेंजेस भी आ रहे हैं। इट मीन्स हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट था वो भी स्टेबल नहीं है, और जो लिविंग कंपोनेंट है वो भी स्टेबल नहीं है, ये भी अनस्टेबल है। दिस इज अगेन डायनेमिक। तो अब बात ये आ रही है कि हमने सिस्टम में दो ही चीजें ली थी और दोनों ही चीजें अनस्टेबल है, दोनों ही चीजें कैसी हैं, अनस्टेबल है, और दोनों ही चीजें मूवमेंट है, उनके अंदर चेंजेज हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, इट मींस दे आर डायनेमिक। तो जब इसके दो टुकड़े थे 1 and 2, और इतना ही नहीं, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। एनवायरनमेंट जीवों को प्रभावित करता है और जीव एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन है। यहाँ जितने भी हैं वो सारे भी इंटरेक्ट होते हैं, और यहाँ जितने हैं वो भी सारे इंटरेक्ट होते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो सिस्टम था, इस सिस्टम में दो प्रकार की चीजें हैं, एनवायरनमेंट ये भी स्टेबल नहीं, लिविंग सिस्टम ये भी स्टेबल नहीं, और दोनों अनस्टेबल चीजें आपस में एक दूसरे को भी प्रभावित करती हैं। यानी कि अगर ये स्टेबल हुआ भी तो इसका फर्क इस पे पड़ेगा, और अगर एनवायरनमेंट स्टेबल हुआ तो जीव उसको थोड़ा थोड़ा प्रभावित करेंगे। तो पहली बात तो दोनों स्टेबल है ही नहीं, और उसके बाद में उनके बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वो भी स्टेबिलिटी को खराब कर देगा।
तो इतना सब कुछ होने के बाद में इकोसिस्टम के पास स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या चीज़ है, यानी कि उसका सब कुछ तो डायनेमिक है, उसमें कुछ भी स्टेबल नहीं है फिर भी वो स्टेबल है। दिस इज द क्वेश्चन कि उसमें सब कुछ हिलता है, सब कुछ फ्लक्चुएट होता है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। एक चीज हिलते ही बाकी सब कुछ हिल जाता है। लेकिन देन आफ्टर भी इकोसिस्टम, जैसे आप एक फॉरेस्ट की बात करें तो वो पिछले कई सैकड़ों सालों से फॉरेस्ट इकोसिस्टम ही बना हुआ है। आप किसी लेक इकोसिस्टम की बात करें तो वो पिछले कई सारे सालों से लेक इकोसिस्टम ही बना हुआ है। ओशियन इकोसिस्टम की बात करें वो पिछले कई सालों से ओशियन इकोसिस्टम ही बना हुआ है। तो सब कुछ फ्लक्चुएट है, सब कुछ डायनेमिक है, स्टेबल कुछ भी नहीं है। देन आफ्टर पूरा सिस्टम स्टेबल कैसे रह सकता है, ये हमारा टॉपिक है। दिस इज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। चलो हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बातों को कि हम इन बातों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। राइट, तो पहले मैं जितना भी लिविंग कंपोनेंट है उस लिविंग कंपोनेंट को आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि सपोज किसी भी इकोसिस्टम में जितना भी लिविंग मटेरियल है उस लिविंग मटेरियल को हमने इस बॉक्स के अंदर ले लिया कि जितना भी लिविंग पार्ट है वो लिविंग पार्ट सारा इस ग्रीन लाइन के अंदर आ गया। अब अगर हम देखें तो इसमें हर्बीवोर भी हैं, इसमें कार्निवोर्स भी हैं, इसमें टॉप कार्निवोर्स भी हैं और इसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं और इसमें डिकम्पोजर्स भी हैं। कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स। अब हम सिस्टम में जितना भी लिविंग था उस सारे लिविंग को हमने कह दिया कि यहाँ पे सब कुछ है और ये सारे अरेंज होते हैं। वो बातें ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, इन सब के आपस में कनेक्शन होते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बीवोर्स डिपेंड होते हैं, ऐसे ही कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे टॉप कार्निवोर्स हैं वो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। जो डिकम्पोजर्स हैं वो प्लांट्स को भी ईट करते हैं, हर्बीवोर्स को भी ईट करते हैं, कार्निवोर्स को भी ईट करते हैं और टॉप कार्निवोर्स को भी ईट करते हैं। कहने का मतलब ये था कि हमने जितना भी लिविंग लिया वो सारा लिविंग भी आपस में कनेक्टेड रहता है। ये हमने फूड चेन्स और फूड वेब्स के अंदर इनके ट्रॉफिक कनेक्शंस पढ़े थे, तो वहाँ से ये बातें हमें समझ में आ रही हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें दो कारक होते हैं। एक होते हैं इंटरनल कारक जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, और दूसरे होते हैं बाहरी कारक जिनको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। अब पहले हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की। तो इंटरनल फैक्टर को अगर हम देखें तो सपोज हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ रहा है तो वो प्लांट्स का नंबर गिराता है। अगर किसी इकोसिस्टम में प्लांट्स का नंबर बढ़ा तो हर्बीवोर्स को ज़्यादा खाना मिलेगा, हर्बीवोर ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, उनका नंबर बढ़ेगा, उनमें रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सभी अच्छे से ग्रो करके नंबर बढ़ाएंगे तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी। और उसका असर क्या आएगा कि वो उल्टा असर किस पे डाल रहे हैं, वो उल्टा असर डाल रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, नेगेटिव। प्लांट्स की वजह से हर्बीवोर ने ग्रोथ की और बदले में क्या हुआ, जो ब्लू वाला एरो लगाया ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया। ऐसे अगर हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ रहा हो तो कार्निवोर्स को खाना मिलेगा अच्छे से और कार्निवोर्स बाद में हर्बीवोर्स का नंबर गिरा देंगे, तो ये इनको नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। ऐसे ही आपके जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो कार्निवोर्स का नंबर बढ़ने पे क्या करेंगे, कार्निवोर्स के नंबर को कंट्रोल करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे जितना भी प्लांट मटेरियल गिरता हो सॉइल के अंदर या हर्बीवोर्स का कोई डेब्रिस गिरता हो या कार्निवोर्स का डेब्रिस गिरता हो वो सब सॉइल में जाएंगे, डिकम्पोजर्स को मिलेंगे। डिकम्पोजर्स हैं या नहीं वो सारे प्रभावित करेंगे प्लांट्स को।
कि अगर डिकम्पोजर सही से काम नहीं कर रहे तो सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं वो फ्री नहीं होंगे, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि एक साइड से तो हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो हर्बीवोर्स को सपोर्ट करते हैं, हर्बीवोर कार्निवोर को सपोर्ट करते हैं, कार्निवोर टॉप कार्निवोर को सपोर्ट करते हैं, और ये सारे मिलकर के डिकम्पोजर्स को सपोर्ट करते हैं, और डिकम्पोजर्स बाद में उल्टा प्लांट को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट्स ज़्यादा हुए तो हर्बीवोर को फायदा हुआ और हर्बीवोर ने प्लांट्स का नंबर गिरा दिया। ऐसे अगर हर्बीवोर ज़्यादा हुए तो कार्निवोर्स का नंबर बढ़ेगा, कार्निवोर ने फिर हर्बीवोर का नंबर गिरा दिया। यानी कि अंदर का जो लिविंग कंपोनेंट हमने लिया था ये एक चीज जैसे ही बढ़ेगी उससे आगे वाला ट्रॉफिक लेवल उससे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को कंट्रोल करने लग जाएगा। यानी कि जो ब्लू एरो लगाए थे ये ब्लू एरो काम करने लग जाएंगे और ये पिछले ट्रॉफिक लेवल को क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली प्रभावित कर रहे हैं। कि हर्बीवोर बढ़ेंगे तो प्लांट्स का नंबर कम, कार्निवोर बढ़ेंगे तो हर्बीवोर्स का नंबर कम, टॉप कार्निवोर बढ़ेंगे तो कार्निवोर्स का नंबर कम। इसे अपन बोलते हैं फीडबैक लूप। दीज आर नेगेटिव लूप्स और इनको अपन बोलते हैं फीडबैक। ये जो चीज थी वो उसी चीज को नेगेटिवली रोक देती है जिसने उसको बनाया, फीडबैक। तो हर्बीवोर्स को प्लांट्स ने बनाया और वो फिर प्लांट्स का नंबर कम कर देते हैं, कार्निवोर्स को हर्बीवोर्स ने बनाया और वो फिर बाद में हर्बीवोर्स का नंबर कम कर देते हैं। तो सिस्टम के अंदर एक तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे ही कुछ बढ़ेगा चेंज कब आएगा, चेंज कब आएगा अगर प्लांट्स का नंबर बढ़ना स्टार्ट हो रहा, प्लांट्स का नंबर बढ़ता ही चला जाए इसका मतलब सिस्टम चेंज हो रहा है। लेकिन प्लांट्स का नंबर जैसे बढ़ेगा, शुरू में तो हर्बीवोर का नंबर बढ़ेगा लेकिन कुछ समय बाद में हर्बीवोर वापस से प्लांट्स का नंबर कम कर देंगे। ऐसा ही अगर हर्बीवोर का नंबर बढ़ा तो कार्निवोर्स का नंबर शुरू में बढ़ेगा लेकिन वो बाद में फिर हर्बीवोर का नंबर कम कर देगा। यानी कि जो आपके फीडबैक लूप्स हैं ये वापस से जो भी चेंज हुआ उस चेंज को बैलेंस कर देते हैं। यानी कि कुछ भी चेंज हुआ, हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि ये सब ग्रोथ करते हैं, जिसको भी खाना मिलेगा वो ग्रोथ करने लग जाता है और जिसकी भी ग्रोथ हुई वो रिप्रोड्यूस करने लग जाता है और जिसने भी रिप्रोड्यूस किया वो नंबर बढ़ाने लग जाता है और जैसे ही नंबर बढ़ेगा तो वो किसी का खाना बनेंगे और खाना बनेंगे तो हमारे जो ब्लू वाले एरो हैं नेगेटिव फीडबैक ये चालू हो जाएंगे और जो नंबर बढ़ा था वो नंबर बाद में वापस से मिनिमाइज कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी चेंज आया वो चेंज वापस से कैसा हो जाएगा, कंट्रोल, बैलेंस। तो एक तो सिस्टम के अंदर जो लिविंग है वो लिविंग इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं कि वो एक दूसरे को फीडबैक लूप्स के द्वारा कंट्रोल कर देते हैं। तो जरा सा भी चेंज किसी में भी आया तो नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो उसको क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि डायनेमिक है चीज़ों में चेंज आता है लेकिन लंबे समय तक चेंज है वो हमें दिखता क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो भी चेंज आया उसको नेगेटिव फीडबैक जो लूप्स होते हैं सिस्टम के ये उसको कंट्रोल कर देंगे और हमें चेंज जो था वो चेंज नहीं दिखने वाला क्योंकि जो भी चेंज हुआ था वो वापस से कंट्रोल हो जाता है। दूसरी चीज जो होती है सिस्टम के अंदर वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि केवल इकोसिस्टम में सराउंडिंग जो है वो भी प्रेजेंट होती है, जीवों के अलावा वहाँ पे बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। हम उन चीज़ों को भी देखते हैं कि वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब जो आपका सिस्टम था इस सिस्टम के चारों तरफ यानी कि ये आपके जीव थे और इन जीवों के चारों तरफ एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है इनकी, और इनकी सराउंडिंग के अंदर ये हमने इनका सराउंडिंग बोला, सराउंडिंग इज एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में बहुत कुछ है, इसमें टेम्परेचर भी है, इसमें रेनफॉल भी है, इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी हैं, सॉइल कह सकते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं आप इसमें विंड भी है,
इसमें सनलाइट भी है। इसमें जो वेदर है ये भी हो सकता है। इसमें जमीन की बनावट कैसी है, टोपोग्राफी जो होती है ये भी हो सकती है। जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो ग्लोब के ऊपर कहाँ है, अक्षांश और देशांश यानी कि एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड्स, ये सब क्या है ये भी हो सकता है। और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि सिस्टम में केवल जीव नहीं है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जीव आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, फीडबैक लूप इनके पास होते हैं, वैसे ही जो एनवायरनमेंट को बनाने वाले फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स भी आपस में कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका फर्क सब पे पड़ता है, रेनफॉल पे भी पड़ेगा, वेदर पे भी पड़ेगा, उसका फर्क सॉइल न्यूट्रिएंट्स पे भी पड़ सकता है, बाकी सभी चीज़ों के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। ऐसे अगर वहाँ पे लोकेशन क्या है, उस लोकेशन का रेनफॉल पे भी पड़ेगा, टोपोग्राफी पे भी पड़ेगा, वहाँ सनलाइट आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, आएगी तो किस प्रकार से आएगी, इन सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है। यानी कि ये जो कंपोनेंट है ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो कि आपने सन लिया, अगर बादल आ गए, इधर वेदर है, इसमें अगर क्लाउड आ गए, अगर बादल हो गए, क्लाउड आ गए सपोज, तो बादल आते ही अब टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, रेनफॉल में फर्क पड़ सकता है, और मान लीजिए कि दूसरा सॉइल मॉइस्चर आपने ले रखा हो, सॉइल मॉइस्चर में फर्क पड़ने लग जाएगा, ह्यूमिडिटी में फर्क पड़ने लग जाएगा, सनलाइट में फर्क पड़ने लग जाएगा, सनलाइट कम हो जाएगी, विंड है, विंड के ऊपर फर्क पड़ सकता है। इट मीन्स हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हमने जो भी फैक्टर्स लिए, ये फैक्टर ऐसे हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और एक फैक्टर अगर फ्लक्चुएट करता है तो इसका असर बाकी सभी फैक्टर्स के ऊपर पड़ता है। ये तो पहली बात। इसके बाद में ये सभी फैक्टर, जैसे कि सनलाइट है वो पौधों को प्रभावित करती है, सनलाइट से जो हर्बीवोर्स हैं उनका रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट ये भी प्रभावित होता है, दूसरे एनिमल्स हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं, इवन डिकम्पोजर्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट कैसे हैं उससे भी प्लांट्स प्रभावित होते हैं, इनडायरेक्टली उसका इन पे भी फर्क पड़ता है, वेदर कैसा है उसका इन पे भी फर्क पड़ता है, सभी पे फर्क पड़ता है। यानी कि जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स अकेले आपस में ही कनेक्ट नहीं होते, ये सिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट हैं उनके ऊपर भी असर डालते हैं। इट मीन्स फैक्टर्स कैसे रहे, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड भी हैं, और वो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके साथ में भी कनेक्टेड है, आपस में भी जुड़े हुए हैं और बायोटिक के साथ में भी वो कनेक्ट रहते हैं। तो ये हम इतना कह पा रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग थे वो लिविंग भी आपस में कनेक्टेड है, वो नेगेटिव फीडबैक्स के द्वारा एक दूसरे को कंट्रोल करा रहे हैं। और जो आउटर फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये आपस में भी कनेक्टेड हैं और ये जीवों के साथ में भी कनेक्टेड होते हैं, और जब जीवों के साथ में कनेक्ट होंगे तो ये जीवों को प्रभावित करते हैं। इट मीन्स हम इतना कह पा रहे हैं कि सिस्टम के अंदर चाहे लिविंग हो वो भी कनेक्टेड है, नॉन लिविंग है वो भी कनेक्टेड हैं, और ये आपस में भी कनेक्टेड हैं।
अब हम बात करते हैं कि इनके प्रभाव किस प्रकार से पड़ते हैं या एक दूसरे के प्रभाव को कैसे ये कंट्रोल करते हैं। आपने ये डिस्कस किया कि जितना भी लिविंग है उसमें फीडबैक कंट्रोल्स हैं, वो फीडबैक कंट्रोल करते हैं। दूसरा साइड के अंदर आपने लिया कि एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट लिविंग्स को प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होगा, इसके फैक्टर्स ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट करता है और इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, लिविंग्स पे पड़ता है, क्योंकि इसके सभी फैक्टर्स लिवों के साथ में कनेक्टेड है, लिविंग बींग्स के साथ में जुड़े रहते हैं। और अब इन लिविंग बींग्स के अंदर भी हमने देखा कि दे आर प्रोड्यूसर्स और उसके बाद में कंज्यूमर्स। ये इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर प्रेजेंट है और कंज्यूमर्स प्रेजेंट है। इट मीन्स एनवायरमेंट कुछ भी होता है, सपोज रेनफॉल नहीं हुआ कि पर्टिकुलर ईयर के अंदर बारिश है वो कम हो रही है, रेनफॉल कम हो गया, रेनफॉल नहीं हुआ, तो रेनफॉल नहीं हुआ तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, सॉइल पीएच भी प्रभावित हो जाएगी, सॉइल न्यूट्रिशन भी प्रभावित हो जाएगा, सॉइल मॉइस्चर भी प्रभावित हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। और वो सारी चीज़ें किस पे इम्पैक्ट डालेंगी, वो इम्पैक्ट डालेंगी लिविंग्स के ऊपर। और लिविंग्स को भी हमने जैसे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो हम समझ चुके हैं, तो हमें पता लग गया कि लिविंग में भी सबसे बड़ा असर किसके ऊपर आने वाला है, प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के ऊपर जैसे असर आएगा तो प्लांट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ना है, नेगेटिव। कि अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हो जाएगी, रिड्यूस। अब जैसे ये तो यहाँ तक तो बात हो गई एक्सटर्नल फैक्टर का प्रभाव पड़ रहा है कि बाहर रेनफॉल कम हुआ और उसका असर क्या हुआ कि प्लांट्स की ग्रोथ कम हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट्स की कम हो पा रही है। अब इसके बाद में हमारे नेगेटिव फीडबैक चालू हो जाएंगे कि अगर प्लांट्स कम है तो फिर कंज्यूमर्स की ग्रोथ है वो कैसी हो जाएगी, हर्बीवोर्स भी कम सपोर्ट होंगे, उसी अनुपात के अंदर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टॉप कंज्यूमर्स हैं, इन सब का नंबर रिड्यूस होगा। यानी कि जो भी फैक्टर प्रभावित कर रहा था उसने अपना इम्पैक्ट मेजरली किस पे डाला, प्लांट्स, क्योंकि इकोसिस्टम को मेजरली कौन प्रभावित करता है, प्लांट्स प्रभावित करते हैं। और प्लांट्स की ग्रोथ जैसे ही कम हुई उसका असर किन पे आ रहा है, आगे वाले पूरा जो ट्रॉपिक लेवल था, यानी कि जितने भी आपके पास कंज्यूमर्स थे वो सारे के सारे नेगेटिवली प्रभावित होते हैं। दूसरी साइड में अगर हम देखें कि सपोज अगर रेनफॉल अच्छा हो गया, गुड रेनफॉल, तो सारे फैक्टर्स हैं वो अब पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे, और पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे तो अब हमारे पास ये सारे पॉजिटिव एरोज आएंगे। तो अभी तो आप इतना समझ पा रहे हैं कि अगर इधर माइनस हुआ तो इधर सब कुछ माइनस हो जाता है, इधर प्लस हुआ तो इधर सब कुछ प्लस हो जाता है। लेकिन ये जो आपने इफेक्ट देखे ये है टेम्परेरी, दीज आर टेम्परेरी इफेक्ट्स। लॉन्ग टाइम में क्या होता है, लॉन्ग टाइम में कुछ अलग होता है, उसको हम समझते हैं। जैसे ही प्लांट्स का सॉइल मॉइस्चर कम हुआ, प्लांट्स का नंबर कम हुआ, राइट, तो हर्बीवोर्स का नंबर कम होगा। अब जैसे ही हर्बीवोर का नंबर कम हुआ, यहाँ पे एक दूसरी चीज फिर चालू हो जाएगी कि हर्बीवोर का नंबर कम होते इसके दो इम्पैक्ट आएंगे। ये प्लांट्स को प्लस प्लांट्स को सपोर्ट करेगा, अगर हर्बीवोर कम हो जाएंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। तो जो चीज पहले से सफर कर रही थी, बारिश कम होने से प्लांट्स कम हो रहे थे, तो हर्बीवोर कम हुए, और हर्बीवोर कम हुए तो उसने क्या किया, प्लांट्स के नंबर को
वापस ग्रो करने के लिए परमिशन दी, और दूसरी साइड में इधर वाली साइड में इनसे आएगा माइनस। तो सिस्टम में जैसे ही कुछ नीचे गया, नीचे क्या गया, प्लांट्स का नंबर नीचे गया था, जैसे प्लांट्स का नंबर नीचे गया तो अगले ट्रॉफिक लेवल वाले ने क्या किया, उसको सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया, उसका नंबर गिर गया था कि हर्बिवोर कम हुए, और उसने फिर किसको सपोर्ट कर दिया, प्लांट्स को सपोर्ट कर दिया। ऐसे आगे वाले ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर होगा कि जैसे हर्बिवोर का नंबर कम हुआ तो कार्निवोर पेस्ट है उनका नंबर कम होगा, वो बाद में इनको सपोर्ट करेंगे। तो अगर सिस्टम के अंदर न्यूट्रिशन कम चल रहा है, रेनफॉल कम हो रही है, प्लांट्स अगर सफर कर रहे हैं, तो सारी चीजें इनडायरेक्टली प्लांट्स को फेवर करने लग जाती है। और अगर सब कुछ अच्छा हुआ, जैसे यहाँ वाले केस की आप बात करें, तो वो सब फिर नेगेटिव फीडबैक, ये बढ़ा हुआ नंबर फिर इनको कम कराने का काम करता है, और इनका बढ़ा हुआ नंबर इनको कम कराता है, ये सब इनको माइनस में लेकर आएंगे फिर। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि जब भी कुछ भी हुआ, अगर अच्छा हुआ, कुछ डिफिकल्टी आ रही है प्लांट्स के लिए, तो सारा सिस्टम प्लांट्स को सपोर्ट करने लग जाता है नंबर बढ़ाने के लिए। अगर नंबर कम हो गया तो नंबर बढ़ाने के लिए सारा सिस्टम काम करने लग जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। शुरू में तो आपको लगेगा कि जैसे हर्बिवोर का नंबर कम हो गया, लेकिन आगे जाकर क्या होगा कि हर्बिवोर का नंबर कम जो हुआ था वो एक्चुअल में प्लांट्स को सपोर्ट कर रहा है। और अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा रहा है या फेवरेबल अगर कोई चेंज है, तो वो बाद में इनको और बड़ा होने से रोक देता है। तो दो साइड आप देख पा रहे हैं। अगर कुछ भी चीज रिड्यूस हो रही है, अगर इस साइड में देखते हैं तो फैक्टर नेगेटिव थे, प्लांट्स की ग्रोथ और इवन सबकी ग्रोथ नेगेटिवली प्रभावित हुई थी, तो वो सारी चीजें वापस इनको क्या करती हैं, सपोर्ट। ये जो कम नंबर हुआ था उसको बढ़ाने के लिए काम करती है। और दूसरी साइड में देखें तो अगर बढ़ा हुआ नंबर आता है, अगर कुछ अच्छा हुआ, जैसे कह रहा हूँ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो ये बढ़ा हुआ नंबर वापस इनको कम कराने के लिए काम करता है। यानी कि अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ तो सिस्टम क्या करेगा, अपने आप उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। अगर सिस्टम में कुछ भी बेनिफिशियल फैक्टर क्रिएट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो नंबर ज़्यादा बड़ा ना चला जाए, इसके लिए फिर उसको रोकना स्टार्ट हो जाता है। अब आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखिए कि अगर कोई कमी आती है तो उसकी भरपाई चालू हो जाएगी, अगर कुछ बढ़ रहा होता है तो उसकी गिरावट चालू हो जाती है। यानी कि ओवरऑल क्या हो जाता है, लंबे समय तक अगर हम देखें तो ओवरऑल क्या हुआ, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे जो फैक्टर था वो का वो फैक्टर यहाँ है, ऐसा नहीं है। यहाँ से यहाँ आने में दो चीजें हुई हैं, पहले गिरावट हुई है और फिर बढ़ोतरी हुई है। यानी कि इस नो चेंज के अंदर भी डायनेमिक छिपा हुआ है। तो नो चेंज नहीं है, पहले कुछ हुआ फिर उसके रिस्पॉन्स में उसका उल्टा हुआ, तो ओवरऑल असर कैसा आ गया, जीरो। यानी कि हमें लगा कि सब कुछ स्टेबल है। दूसरी साइड से देखते हैं तो यहाँ से यहाँ आने में भी सेम वही हुई है कि पहले कुछ बढ़ा है और बाद में उसको कम कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, डायनेमिक है और बाद में हमें स्टेबिलिटी मिली है। तो यानी कि जो स्टेबल हम कह रहे हैं या नो चेंज जिसको हम बोल रहे हैं, वो नो चेंज है ही नहीं, वो खुद भी डायनेमिक है। लेकिन किसका डायनेमिक है, जो शुरू में हुआ उसका रिवर्स होता है वो। इसलिए हमें लॉन्ग टाइम तक क्या लगता है कि कोई चेंज हुआ ही नहीं है, जबकि उसके अंदर चेंज है वो हो रहे होते हैं। यानी कि जब कुछ भी, ये दोनों एक साथ चलते हैं, अगर कुछ भी कम हुआ तो सिस्टम उसकी भरपाई करने लग जाता है, अगर कुछ भी ज़्यादा हुआ तो सिस्टम उसको रिड्यूस करने लग जाता है। ये सभी जीवों पे लागू होता है, और इवन जो सराउंडिंग के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। जैसे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ेगी तो मॉइस्चर वगैरह अपने आप ही रिटेन होने लग जाएंगी, सॉइल मॉइस्चर रिटेन हो जाएगी, ह्यूमिडिटी रिटेन हो जाएगी। तो केवल लिविंग तक ही सीमित नहीं है, सराउंडिंग की चीज़ें हैं वो भी इनसे कंट्रोल होती हैं।
यानी कि हमारा सिस्टम जैसे कुछ भी उसमें चेंज हुआ, अगला चेंज क्या आता है, उसका रिवर्स। अगर कुछ भी चेंज हुआ तो अगला चेंज उसका रिवर्स, कुछ भी चेंज हुआ तो अगला चेंज उसका रिवर्स। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आने हैं कि कुछ होगा और होने के बाद में असर क्या आएगा, नो चेंज। दिस इज डायनेमिक। कि एक स्टेबिलिटी तो आती है, लेकिन वो स्टेबिलिटी एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, एक प्रकार का साम्य अवस्था होती है। और ऐसी साम्य अवस्था होती है जिसमें चेंजेस तो होते हैं लेकिन वो चेंजेस हमें दिखते नहीं है, लो चेंजेस। सिस्टम सारा हिल रहा होता है क्योंकि सिस्टम की हर चीज डायनेमिक है, और वो डायनेमिक कैसा है, एक इक्विलिब्रियम जैसा है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि चेंज नहीं आ रहा है, अदरवाइज वहाँ पे जो चेंजेज है वो चल रहे होते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेज सिस्टम अपनी मेंटेन कर लेता है कि कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सिस्टम उसको कंट्रोल करके वापस अपनी पुराने वाली स्थिति को मेंटेन कर लेता है। इसे हम कहते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी, सिस्टम के अंदर नो चेंज, और सिस्टम की होम्योस्टैसिस। और ये जो सिस्टम की होम्योस्टैसिस थी, इसी सिस्टम की होम्योस्टैसिस के लिए हम अगर दूसरी बात करें तो सिस्टम की जो होम्योस्टैसिस होती है वो एक प्रकार की पावर होती है, और इस पावर को हम कहते हैं सिस्टम की रेजिस्टेंस पावर। कोई भी सिस्टम किसी भी प्रकार के चेंज का विरोध करता है, जैसे इकोसिस्टम में आपने कोई भी चेंज किया तो सिस्टम क्या कर रहा है, उस चेंज को वापस से नेगेटिव कर देता है। जैसे आपने यहाँ पे इस एरो की बात की तो उसने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उसका असर जीरो कर देता हो। तो देखा जाए तो ये एक्चुअल में क्या है, सिस्टम का रेजिस्टेंस पावर होता है, सिस्टम का रेजिस्टेंस पावर। सिस्टम की स्टेबिलिटी कह दो या सिस्टम का रेजिस्टेंस पावर कर दो। और ये सिस्टम का जो रेजिस्टेंस पावर होता है ये डिपेंड करता है इन चीजों पे। और ये वापस कंट्रोल करने वाली जो चीजें हैं वो कितनी अच्छी से होंगी या कितनी बढ़िया से काम कर रही हैं, उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी। कि ट्रॉफिक लेवल जितने अच्छे से वहाँ पे मेंटेन है, फूड वेब वहाँ पे जितनी अच्छे से मेंटेन है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी है, इस चीज़ को आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो जो फूड चेन्स है, अगर ये फूड चेन्स बहुत अच्छे से डेवलप होकर के फूड वेब्स बन रही हैं, तो ये फूड वेब्स एक्चुअल में क्या करेंगी, बायोडाइवर्सिटी से बन रही है ये वाली। और ये सब यही है, ये जो फूड कनेक्शंस या फूड वेब बोल रहे हैं वो सब यही है। जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोल ईटिंग हैबिट से ही हो रहा है। तो जितना अच्छे से फूड वेब डेवलप होगा उतना ही अच्छे से सिस्टम के पास रेजिस्टेंस पावर आ जाता है, सिस्टम प्रतिरोध करता है। जैसे ही कोई चेंज आएगा तो सिस्टम उस चेंज का विरोध कर देता है। उसका फर्क इस पे नहीं आता है। हालांकि जैसे आपने सिस्टम में कुछ भी चेंज किया, मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एक बार तो सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, एक बार तो सिस्टम क्या करेगा, प्रभावित होता है, सिस्टम में फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़े समय बाद में ये फर्क क्या हो जाएगा, रीसाइलेंट हो जाता है, सिस्टम इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, चेंज को होने नहीं देता है। तो इट मीन्स हम काफ़ी सारी बातें जो हमने की, उस बातों में हमें जो चीज़ें निकल कर के आई वो ये थी कि हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम इस प्रकार का है कि उसमें सब कुछ डायनेमिक है, लेकिन डायनेमिक होने के साथ साथ में वो इंटरकनेक्टेड है, उसमें फीडबैक लूप्स हैं, एक दूसरे को पॉजिटिवली और नेगेटिवली प्रभावित करते हैं। जैसे ही कुछ पॉजिटिव होगा तो फिर वापस उसको कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव लूप्स चालू हो जाएंगे, और जैसे ही कुछ नेगेटिव होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए जो पॉजिटिव लूप्स हैं वो काम करने चालू कर देते हैं। तो सिस्टम में जैसे ही कोई चेंज आया उसका रिवर्स वाला चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, सिस्टम के अंदर जो चीज़ें थी वो पहले जैसी थी वैसे ही वापस दोबारा से मेंटेन हो जाती है। दिस इज होम्योस्टैसिस ऑफ द इकोसिस्टम, दिस इज होम्योस्टैसिस ऑफ इकोसिस्टम।
और इसको हम रीसाइलेंस एबिलिटी भी बोल सकते हैं। रीसाइलेंस, रीसाइलेंस। सपोज आपके कोई थप्पड़ लगा दे, आपके कोई चांटा लगा दे, तो आप रोओगे एक बार तो, और कुछ समय बाद में चुप हो जाओगे। सेम वही चीज़ है, अगर सिस्टम को एक बार कुछ भी फैक्टर प्रभावित करेगा तो सिस्टम में फर्क पड़ेगा, लेकिन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वापस से चुप हो जाएगा, जैसे रीसाइलेंस। तो सिस्टम के पास अपनी खुद की एबिलिटी है, वो रेजिस्ट करता है, वो चेंजेस को रोकता है, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। कोई भी अगर फैक्टर काम करेगा तो उसका असर उस पर आएगा, वो इमीडिएट असर होता है। क्योंकि एक बार आपके थप्पड़ लगते आप रोएंगे तो वो इमीडिएट असर है, लेकिन लंबे समय तक नहीं रोने वाले, आप चुप हो जाएंगे। वही सिस्टम करता है। सिस्टम भी अपनी रीसाइलेंस एबिलिटी की वजह से आने वाले जो चेंजेस थे उन सभी चेंजेस को वापस से जीरो कर देता है और वापस अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाता है। और ये सारी चीज़ें, जितनी भी एबिलिटीज आपने यहाँ पे बात की, ये सारी एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे फूड वेब कितनी अच्छी है, वहाँ पे फूड वेब्स कितनी अच्छी हैं। और फूड वेब्स कितनी अच्छी हैं ये इस बात पे डिपेंड करता था कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कितनी अच्छी है। तो बायोडाइवर्सिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फूड वेब्स और ये सारे पैरामीटर। तो जितना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ही अच्छा आपके पास क्या आने वाला है, सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, वो सिस्टम की स्टेबिलिटी कह सकते हैं, रीसाइलेंस एबिलिटी कह सकते हैं, होम्योस्टेसिस बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, फूड वेब्स बोल सकते हैं, फूड कनेक्शन बोल सकते हैं, सेल्फ सस्टेनिटी भी इसी को बोलते हैं, सेल्फ सस्टेनिटी। खुद के अंदर आने वाले सभी चेंजेस को खुद ही भरपाई कर लेता है, सेल्फ सस्टेनिटी। तो सिस्टम की जितनी भी सारी एबिलिटीज होती हैं, जितनी सारी ताकतें होती हैं, वो सारी ताकतें इनके पास कहाँ से आती हैं? केवल एक ही तरीका है कि कितने सारे जीव वहाँ पे पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा प्रकार के जीव होंगे, जितने ज़्यादा प्रकार की डाइवर्सिटी होगी, ये सभी पावर उतनी स्ट्रांग हो जाती है, सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो किसी भी इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा प्रकार की स्पीसीज पाई जाएंगी, वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि नेचर में इकोसिस्टम क्या करते हैं, सबको जगह देने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को सपोर्ट किया जाए। कोई भी सिस्टम क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जीव यहाँ पे रहें। जितने ज़्यादा जीव रहेंगे उतना ज़्यादा सिस्टम को फायदा होता है, राइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इकोसिस्टम की होम्योस्टेसिस से जुड़ी हुई बातें थी उनको डिस्कस किया। किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन कराती है, और लंबे समय तक सिस्टम है वो टाइम इंडिपेंडेंट कैसे रह सकता है कि हमें लगेगा कि उसमें तो कुछ बदला ही नहीं, लेकिन बदलता रहता है और उसका असर है वो वापस से नेगलेक्ट होता रहता है। तो बदलते बदलते वो लगता है कि जैसे बदला ही नहीं है। तो वो सारा कैसे हो रहा था, ये सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अभी आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई क्यूरी हो आपकी, तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उसको यहीं पे सॉर्ट आउट कर लें। आप में से किसी की कोई क्यूरी हो, अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप जल्दी से पूछिए, उसके बाद में मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपने अभी जो टॉपिक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपने ये समझा कि अगर बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है तो इकोसिस्टम अपने अंदर आने वाले सभी चेंजेस का विरोध करेगा और वो लंबे समय तक एक जैसा बना रहेगा। उसके पास स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होगी, रीसाइलेंस एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, और वो बहुत अच्छे से जो रेजिस्टेंस है उसको भी फॉलो करेगा और फ्लक्चुएशंस को आने से रोकेगा और फ्लक्चुएट भी नहीं होगा।
और अपनी स्टेबिलिटी को लंबे समय तक मेंटेन करके रख लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी यहाँ समझ ली थी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी है तो वो सिस्टम अब लंबे समय तक वैसा का वैसा ही बना रहेगा और उसमें कोई ज़्यादा चेंजेज हैं वो कभी भी नहीं आएंगे। तो जैसा आपने 50 साल पहले छोड़ा था वैसा ही वो 50 साल बाद आपको मिलने वाला है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे अगर आपने बायोडायवर्सिटी को बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे ले रखा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इकोसिस्टम में कभी चेंज नहीं आते, इकोसिस्टम्स में कभी भी चेंज नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कहा कि बायोडायवर्सिटी अच्छी है तो चेंज है वो आएंगे ही नहीं, हमें लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब चेंजेस वुड बी जीरो। तो इकोसिस्टम में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें सक्सेशन की, जैसे अपन अनुक्रमण के रूप में जानते हैं, सक्सेशन के रूप में जानते हैं, तो सक्सेशन की अगर हम बात करें तो सक्सेशन में तो क्या होता है कि एक इकोसिस्टम धीरे धीरे दूसरे इकोसिस्टम में बदल जाता है, फिर दूसरा इकोसिस्टम धीरे धीरे तीसरे इकोसिस्टम में बदल जाता है, तीसरा इकोसिस्टम धीरे धीरे चौथे में बदल जाता है। तो यहाँ पे तो इकोसिस्टम चेंजेज आते हैं, इकोसिस्टम में क्या आते हैं, चेंजेज आते हैं। तो एक साइड में तो आप कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में कोई चेंज नहीं आते, और दूसरी साइड में जो आपका टॉपिक है सक्सेशन, उसमें तो हम पढ़ते ही इकोसिस्टम के चेंजेज हैं, यानी कि सक्सेशन का दूसरा नाम होता ही क्या है, इसका दूसरा नाम यही होता है इकोसिस्टम डायनेमिक्स। इकोसिस्टम में चेंज आते हैं। एक साइड में तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि इकोसिस्टम में चेंज नहीं आते हैं, और सक्सेशन का नाम ही क्या है, इकोसिस्टम डायनेमिक्स। तो ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं? एक साइड में तो आप कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, दूसरी साइड में कहते हैं कि होता है, उसको हम एक टॉपिक के रूप में भी पढ़ते हैं। तो क्या इस बात को आप में से क्लियर कर सकते हैं? एक तो हम कहते हैं कि उसमें चेंज आते ही नहीं, और दूसरी साइड में हम कहते हैं कि इकोसिस्टम में चेंज आते हैं, एक इकोसिस्टम दूसरे में, दूसरा तीसरे में, ऐसे चेंज होते रहते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट आंसर देना चाहे? एनीवन? हाँ बोलिए। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, और कोई बात बोलना चाहें? देखो, इकोसिस्टम जो भी है ये किनसे है, जीवों से है, ऑर्गेनिजम्स। अगर ऑर्गेनिज्म बदलेंगे, ऑर्गेनिज्म में अगर चेंज आएगा तो डेफिनेटली इकोसिस्टम में भी चेंज आएगा। और ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आते हैं ये कैसे आएंगे, ये आएंगे इवोल्यूशन से। ये किससे आते हैं, इवोल्यूशन से आएंगे, और इवोल्यूशन एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं कि इकोसिस्टम हमेशा वही रहता है, इकोसिस्टम में चेंजेज आते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाले चेंजेज हैं। और ये लॉन्ग टर्म वाले चेंजेज जब काम करते हैं तो धीरे धीरे जीव भी बदलते हैं, और उनसे बनने वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम भी बदलता है। हालांकि जब हम सक्सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि जब ये बदलने वाली बातें होती हैं, कि जहाँ पे ये बदल रहा होता है, ये बदलने वाली बातें सिर्फ उस समय पे लागू होती हैं जिस समय पे बायोडायवर्सिटी कम होती है। यानी कि जो सीरियल कम्युनिटीज होती हैं उन सीरियल कम्युनिटीज में ही ऐसे चेंजेज आते हैं, और सीरियल कम्युनिटीज के अंदर बायोडायवर्सिटी वो लो होती है। लेकिन बाद में सिस्टम कहाँ पहुँच जाता है, सिस्टम पहुँच जाता है क्लाइमैक्स में, और क्लाइमैक्स में जाकर के सिस्टम अपनी हालत को ऐसा बना लेता है कि अब उसमें चेंज आने बंद हो जाते हैं। और उस समय पे हालत क्या होती है कि उसकी बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी हो जाती है, बायोडायवर्सिटी बहुत रिच हो जाती है। तो सिस्टम कब तक बदलते हैं, सिस्टम जब तक बदलते हैं जब तक वहाँ पे
मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं किया जाता। कोई भी इकोसिस्टम कब तक बदलेगा, जब तक उसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी नहीं आ जाती। यानी कि कोई भी इकोसिस्टम मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को लाने के लिए लगातार उसमें चेंजेज आते रहते हैं। यानी कि सिस्टम बदल रहा है, लेकिन उसका मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को वहाँ पे जगह दे दी जाए। दिस इज बायोडाइवर्सिटी। और ज़्यादा जीव जब बायोडाइवर्सिटी के रूप में वहाँ पे आ जाते हैं तो अपने आप ही सिस्टम के पास क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी कि सिस्टम का बदलना केवल तब तक रहेगा जब तक बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट नहीं आ चुकी होती है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी में जब तक चेंज आ सकते हैं तब तक सिस्टम में भी चेंज आ सकते हैं। और जब बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम वहाँ पे सपोर्ट की जाने लगेगी तो सिस्टम में और चेंज आने बंद हो जाते हैं। और कोई भी इकोसिस्टम मैक्सिमम कितने जीवों को सपोर्ट कर सकता है या कितनी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सकता है, वो किसी इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। उसे अपन बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो कोई भी इकोसिस्टम अपनी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी तक सपोर्ट करने के लिए चेंजेस देगा, और ये चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस जब समय के साथ धीरे धीरे होते रहते हैं तो हम इसको बोलते हैं सक्सेशन। लेकिन लास्ट में क्या आएगा, क्लाइमैक्स, कि और चेंज आने बंद हो जाएंगे। तब क्या होता है, सिस्टम अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने लग जाता है। तो कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, मैक्सिमम जीवों को सपोर्ट करना। और जब तक वो नहीं कर रहा होता है तब तक उसमें बदलाव आ रहे होते हैं, यानी कि उसमें सक्सेशन चल रहा होता है। और जैसे ही वो एक लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, सिस्टम मैक्सिमम को सपोर्ट कर रहा होता है। और जब मैक्सिमम को सपोर्ट कर रहा होता है तो अब उसमें बदलाव आने बंद हो जाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक है कि वहाँ पे सिस्टम कैसे अपने आप को चेंजेस लाने से रोक देता है। सक्सेशन के लास्ट में वो कैसे क्लाइमैक्स को पसंद करता है, कि कोई भी सिस्टम क्लाइमैक्स में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि क्लाइमैक्स में जाएगा तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी, कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जीव पाए जाएंगे, और अब उसमें चेंज आने बंद हो जाएंगे। चेंज आने बंद हो गए तो इसका मतलब इसका होमवर्क खत्म हो गया, अब ये टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, अब इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये अब ऑटोमेटिक मशीन जैसा हो गया कि इसमें अब कुछ भी हो जाए ये खुद ब खुद अपनी सारी चीज़ों को खुद ही चेक करके करेक्ट करती रहेगी। टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है सिस्टम। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। क्लियर हुआ? और कोई बात हो आपको पूछनी हो? ओके ओके सर, ओके पारस, ओके। तो ठीक है, फिर आप लोग इसको ना, ये अपना वीडियो फाइल शाम तक में इसको डाल देंगे अपन, उसको आप देखना दोबारा से, और अपने जो भी नोट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर बनाओ ताकि ये सारा क्लियर भी होता रहे साथ में। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।